नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपाल। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको वो एप्लीकेशन लिखना सिखाऊंगा जिससे आप मामला शुरू होने से पहले ही खत्म करा दो, यानी कि आपके अभियुक्त को बरी करा दो, उसको उन्मोचित करवा दो। तो आपकी वाहवाही होगी और फेमस वकील बनने में आपको कोई रोक नहीं सकता। तो बस चार्ज पर आज बात करते हैं। इससे पहले अपन समझे थे कॉग्निजेंस पे, और अब चार्ज की बात करते हैं। कॉग्निजेंस होने के बाद कोर्ट अभियुक्त को, यानी जो एक्यूज है, उसको चार्ज सुनाती है। तो नए एडवोकेट हैं या जो भी पुराने भी देख रहे हैं, तो कभी भी एकदम हुक्म हुक्म हाँ जी करके वहां खड़ा नहीं रहना है। जैसे ही आरोप जज साहब बोले कि आरोप सुनाएंगे या चार्ज पे स्टेज पे पेशी जारी, तो आपको बोलना मैं चार्ज पे बहस करूंगा। क्यों? चार्ज पर बहस करके आप, अगर मामला झूठा है, तो आप उस व्यक्ति को, यानी अभियुक्त को बरी करा सकते हो या उन्मोचित करा सकते हो। बरी शब्द सही नहीं है, उन्मोचित सही है। उन्मोचित मतलब आरोप से पहले अगर किसी व्यक्ति को मामला खत्म किया जाता है तो उसको उन्मोचित बोलते हैं। फिर मान लो कोई गलत धाराएं लगा दी है, तो कुछ धाराएं आप हटवा भी सकते हो। मान लो ऐसी धाराएं लगा दी है पुलिस वाले ने जो अपराध बनते ही नहीं। मान लो अपराध छोटी मोटी मारपीट का, पुलिस ने ऐसी धारा लगा दी, जैसे पुलिस ने लगा दी कि 307 का मामला बना दिया। अब 307 का मामला नहीं बनता, छोटी मोटी मारपीट ही है, तो आप उस धारा को भी हटवा सकते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि आप पहले पेशी पर जज साहब को समझा सकते हो कि पूरा मामला क्या है, यानी कि एक्यूज को किस प्रकार से परेशान किया जा रहा है, एक्यूज की क्या बात है। नहीं तो एक्यूज का समय कब आएगा? जब एक्यूज अपनी गवाही कराएगा या बहस के समय बोलोगे, तो पहले पेशी पर भी आप समझा सकते हो। यानी कॉग्निजेंस के बाद जब आपका नंबर आए आरोप पे, तो आरोप पे चार्ज पे आप समझा सकते हो। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आरोप की एप्लीकेशन कैसे लगती है, कौन सी धारा में लगती है, कौन कौन से मामले में कौन कौन सी धारा लगती है, सेशन कोर्ट में कौन सी लगती है, तो अधीनस्थ न्यायालय में कौन सी लगती है। उससे पहले मैं आपको बता दूं वकीलों वाले खेल। देखो, जनरली एडवोकेट क्या करते हैं, आप इस बात को समझो। आरोप पर बहस इसलिए भी करते हैं, एक तो मामले को चलाना चाहते हैं लंबा। लंबा क्यों? ताकि गवाह अपनी गवाही से भूल जाए। दूसरा, राजीनामा होने के चांस भी समय के साथ बढ़ते जाते हैं। तीसरा, ये लंबा होने का एडवोकेट के मन में इच्छा थी। तीसरा, एडवोकेट चाहते हैं कि पहले पेशी पे मामला खत्म होकर उनकी पूरी फीस मिल जाए, इसलिए भी बहस चार्ज वो करते हैं। अब इसमें बहस चार्ज में आरोप में सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है, वो दिक्कत क्या आती है कि मान लो 5 अभियुक्त थे। जनरली कोर्टों में देखा गया है कि जुडिशियल अधिकारी पांचों अभियुक्त साथ में आएंगे तो ये आरोप सुनाएंगे। एक आ गया, 3 आ गए तो आरोप नहीं सुनाते। ऐसे में कई एडवोकेट मौके लेने के लिए क्या करते हैं कि दो को पेश कर देते हैं, फिर कभी 3 को पेश कर देते हैं, पांचों को साथ में लंबे समय तक नहीं हुआ। इससे क्या होता है, 1-2 साल ऐसे ही निकल जाता है। ऐसा भी मैंने देखा है। हालांकि ये फेयर प्रैक्टिस नहीं है, मगर इस प्रकार से भी समय को खींचा जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया ना। आरोप के मामले में आपके बहुत से पूछे बिना एक साथ कभी भी एक्यूज को कोर्ट में ले जाकर खड़ा नहीं करना है, क्योंकि 1-2 एक्यूज नहीं होंगे तो आरोप का मौका मिल जाएगा और आपको बहस करने का भी समय मिल जाएगा। इसलिए कई बार देखा गया है कि जिस समय कोर्ट में चालान पेश होता है, उस समय जज जानते हैं कि वापस ये एक साथ कभी नहीं आएंगे, इसलिए उसी दिन ये आरोप जज साहब सुना देते हैं। प्रसंज्ञान भी हो जाएगा ना, आरोप भी सुन जाएंगे और गवाह में पेशी चल जाएगी। इसलिए आप ध्यान रखें कि जज साहब को बोले कि अगर चालान पेश हो रहा है, साहब आरोप पे बहस करूंगा, प्रसंज्ञान पे मैं बहस करूंगा, ताकि मामला आपका उस स्टेज से आगे नहीं बढ़े, आप ब्रेक लगा सको। ये तो बात समझ में आएगी आरोप एडवोकेट के नाते आपको क्या करना है क्या नहीं करना। फिर अगली बात करते हैं अपन, ये आरोप की एप्लीकेशन आ गई, उससे पहले कुछ बताना चाहता हूं मैं। ये बहस चार्ज यानी आरोप प्रसंज्ञान लेने के बाद पेशी बहस चार्ज में जाती है, यानी सेकंड पेशी है। फिर जज साहब को आपको बोलना है कि मैं चार्ज पर बहस करूंगा। ऐसे खड़े नहीं रहना, ऐसे हाँ हुक्म चार्ज, हाँ सुना दो, ऐसे नहीं साहब मैं चार्ज पे बहस करूंगा। साहब बोलेंगे अभी चार्ज पे बहस करो, तो बोलना साहब पत्रावली मुझे अभी मिली है, अभी पढ़ूंगा मैं पत्रावली, मुझे रूलिंग भी ढूंढनी है, फिर मैं इस पर बहस करूंगा। साहब बोलेंगे पत्रावली पढ़ लो, नहीं साहब मुझे मौका दिया जाए, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन, तो मौका आपको लेना है।
फिर क्या है, आपको एक एप्लीकेशन लिखनी, कैसे लिखनी एप्लीकेशन बताऊंगा मैं, बस चार्ज की, और उसकी एक कॉपी एपीपी साहब को देनी है, रिसीव करानी है, ठीक है। अगर सेशन ट्रायल है तो जो एप्लीकेशन लिखोगे वो 227 सीआरपीसी में, अगर पुराना मामला है 1 जुलाई से पहले का, और नया है तो 250 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। अगर वारंट मामला है और पुलिस पर, अगर पुलिस रिपोर्ट पर प्रसंज्ञान लिया है तो आपको 239 सीआरपीसी में एप्लीकेशन, अभी इसको पूरा विस्तार समझूंगा, और नई धारा है तो 262, और कोर्ट ने खुद प्रसंज्ञान लिया है तो एप्लीकेशन 245 में लगानी है, और नई धारा है तो 268। ये क्या है, अलग अलग धारा है, इसको समझ लीजिए। अगर आप बस प्रसंज्ञान की एप्लीकेशन सेशन कोर्ट में लगा रहे हो तो आपको 227, 1 जुलाई से पहले का अपराध है तो 227, उसके बाद का अपराध है तो 250 बीएनएसएस, ठीक है। और अगर सेशन ट्रायल नहीं है और मजिस्ट्रेट ट्रायल है तो अगर पुलिस थाने यानी पुलिस से एफआईआर कटने के बाद पत्रावली चल रही है 239, और पुलिस से नहीं, खुद जज ने साहब ने किसी पत्रावली पर एफआईआर काटे बिना प्रसंज्ञान लिया है, 245 में एप्लीकेशन लगानी है, बस चार्ज वाली, ठीक है ना, उन्मोचित इसी में होगा। फिर इसमें एप्लीकेशन में क्या लिखना है, एक बार एप्लीकेशन समझ लीजिए। जो भी जिस कोड में आपकी चल रही है उस हिसाब से, जैसे अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से वल्लभनगर सरकार बना मोहनलाल, जो भी है, जो मुकदमा नंबर आ जाएगा, मुकदमा नंबर हमेशा प्रसंज्ञान होने पर दर्ज हो जाते हैं, प्रसंज्ञान से पहले मुकदमा दर्ज नहीं होता है, प्रसंज्ञान हुआ मुकदमा नंबर दर्ज। फिर जिस अपराध में मामला है, जैसे 323, 341, ठीक है, या 506, जो भी मामला है वो बन गया। फिर कौन सा प्राथमिक पत्र 239 सीआरपीसी, 239 क्यों, एफआईआर से कट के आया और मजिस्ट्रेट का मामला है, इसलिए 239। यहाँ पर जो तीनों धारा बताई ना, जो जो जहां फिट हो वो लगानी। वीडियो को वापस थोड़ा पीछे लेके आप देख सकते हैं। फिर क्या लिखना है आपको, महोदय अभियुक्त मोहनलाल, जो भी पिता का नाम है सब आ जाए, की ओर से जरिए अधिवक्ता भी निवेदन है कि यह कि उक्त अनुमान का प्रकरण आप माननीय न्यायालय में विचार लें। फिक्स लाइन है, किसकी ओर से लगा रहे हो, मामला आपकी कोर्ट में चल रहा है। फिर तीसरी लाइन है, उक्त प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा, जो भी धारा है, प्रसंज्ञान लिया गया, अभियुक्त ने कोई अपराध नहीं किया है। फिर यहां पर पूरा वर्णन करना कैसे वो अपराधी नहीं है, कैसे पुलिस ने गलती की है, कैसे परिभाषा अनुसार धारा नहीं बनती है, यानी अपराध नहीं बनता है। जैसे कि मान लो पुलिस वाले लगा दिया 323 का, लगा दिया 341, और आप कह रहे हो कि अभियुक्त उस दिन, जिस दिन की घटना उस दिन मौके पर भी नहीं था, और ऐसे सबूत है कि वो दिल्ली था और घटना हैदराबाद की है, तो आपके पास टिकट सबूत है, साहब वो वहां था, इसको मामला नहीं बनता, पूरा मामला झूठा है, आरोप को बरी है। जो भी मारपीट कर दी है, कुछ भी है, तो उसमें आप लगा सकते हो कि इसका नहीं बनता है। ये पूरी बात यहाँ पे आपको विस्तार से चालान पढ़ने के बाद आपको लिखनी। और यह कि अभियुक्त के विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता, आरोप नहीं बनता है, नियत न्याय शुल्क पर प्रार्थना पत्र पेश है, अतः माननीय न्यायालय सुनम न्यायाधीश के अभियुक्त के विरुद्ध आरोप नहीं बनने से अभियुक्त को उन्मोचित फरमाने का निवेदन है। ये एप्लीकेशन लिखकर एपीपी साहब को रिसीव करानी है, एपीपी साहब को रिसीव करने के बाद कोर्ट में आपको पेश करनी है। एक कॉपी अपने पास रखनी है, एक एपीपी साहब के पास जाएगी, एक कोर्ट में जाएगी, ओरिजिनल कॉपी कोर्ट में जाएगी। उसके साथ अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है कि आप किस प्रकार से आपके विरुद्ध चालान नहीं बनता है, तो वो डॉक्यूमेंट इस एप्लीकेशन के साथ आप लगा सकते हो, क्योंकि पूरी जर्नी में आपके यही एक मौका है जब फर्स्ट बार आप कोर्ट में आपके डॉक्यूमेंट लगा सकते हो। हालांकि प्रसंज्ञान पे बेस पर भी आप डॉक्यूमेंट लगा सकते हो। प्रसंज्ञान बेस में इसमें क्या अंतर है, प्रसंज्ञान में सरसरी तौर पर पत्रावली देखी जाती है। क्या देखी जाती है, और पत्रावली के आधार पर प्रसंज्ञान होता है। भले आप सुना रहे हो पर जज साहब आपके दस्तावेज नहीं देखेंगे, इसमें क्या होगा, आपके दस्तावेज देखेंगे, क्योंकि प्रसंज्ञान अपराध कर लिया जाता है और इसमें अभियुक्त के विरुद्ध आरोप है, तो अभियुक्त के दस्तावेज भी देखे जाएंगे। छोटा सा बाल जितना फर्क है। तो आपने प्रसंज्ञान में आपने बहस करे, नहीं हुआ तो आप आरोप पे बहस करें, ऐसा नहीं प्रसंज्ञान नहीं हुआ तो आरोप पे बहस में बरी नहीं होगा या उन्मोचित नहीं होगा। इसकी कई सारी रूलिंग है, एक रूलिंग में आपको बताऊंगा भी, उसमें हुआ था ऐसा। अब आप ये बात जान ली, देखो एक विशेष बात बताता हूं, चलो पहले आगे बढ़ लेते हैं ना, ये बात देख लीजिए, ये हो गया। अब आपको मैं बताता हूं, एक रूलिंग बताता हूं,
ये कौन गया? ये जिस धारा में प्रसंज्ञान लिया हुआ अपराध नहीं बनता है, परिभाषा के अनुसार अपराध नहीं बनता है, पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है। एक तो आपको ये लिखना है एप्लीकेशन में, यदि इस बात के लिए, ये एक उत्तर प्रदेश बनाम जितेंद्र सिंह का 87 इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला है, कई सारे सुप्रीम कोर्ट के भाई एक फैसला लाए हुए, यदि इस बात के लिए कोई समुचित आधार नहीं हो कि अभियुक्त ने कोई अपराध किया है तो उसका आरोप निराधार माना जाना चाहिए, और इस मामले में अभियुक्त को उन्मोचित कर दिया गया था। यानी ये जज साहब ने अपनी फाइंडिंग में लिखकर, ऐसे कई सारे, अब आपको कई सारे मिल जाएंगे डिसीजन पर हर स्टेज पर, जैसे प्रसंज्ञान में आप प्रार्थी की ओर से हो या एक्यूज की ओर से हो, दोनों की तरफ से जब डिसीजन की अपन सीरीज शुरू करेंगे तो मैं दोनों के आपको लगातार लेटेस्ट फैसले उपलब्ध करूंगा, कम से कम 5-5, 6-6 फैसले दोनों की तरफ से उपलब्ध करूंगा, ताकि आपको फैसलों की एक लिस्ट बना सको, यहां तक की कोशिश करेंगे पीडीएफ भी आपको मिल सके। तो इसमें क्या हुआ था, आरोप हटा के प्रसंज्ञान नहीं हो पाया था। अब जो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, एडवोकेट होने नाते आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। आप हमेशा एक्यूज की तरफ से नहीं होते, प्रार्थी की तरफ से भी होते हैं, और आपको लगा है कि पुलिस वाले ने मामला कमजोर बना दिया, तो आपको प्रसंज्ञान के समय प्रार्थना पत्र लगा के, एक तो प्रार्थना पत्र लगाना है आपको वकील बनने का, कि प्रतिवादी की ओर से मैं वकील बनना चाहता हूं, एप्लीकेंट की ओर से 301 में बनेगा, ठीक है, एप्लीकेशन वो लगानी है। मान लो प्रसंज्ञान के समय आप नहीं बने, तो आरोप के समय कोई बड़ा अपराध है, पुलिस वाले ने धारा छोड़ दी, तो आरोप के समय भी आप ये प्रार्थना पत्र प्रार्थी की तरफ से भी लगा सकते हो कि इन धाराओं में भी आरोप लिया जाए। यहां तक कि आप कोई अभियुक्त का नाम छूट गया तो उसके खिलाफ भी उसको आरोप बनाने का आवेदन पत्र आप कोर्ट में पेश कर सकते हो। हालांकि आपको प्रसंज्ञान के समय करना चाहिए, प्रसंज्ञान के समय रह गया है, इस समय भी आप पेश कर सकते हो। यानी कि प्रार्थी की तरफ से लड़े तो आपको विशेष रूप से यह ध्यान रखना है। आप अपन बात करते हैं कि देखो कोर्ट की जो स्टेज चलती है, सबसे पहले कोर्ट ने क्या लिया, प्रसंज्ञान यानी कॉग्निजेंस लिया, फिर कॉग्निजेंस लेते जमानत वमानत सारा हो गया, जिससे पहले की ऑर्डर शीट बता चुका हूं मैं, जमानत भी हो गई, सारा हो गया, फिर आ गई फाइल आरोप में। इस पर आरोप में आपने क्या कर ली, मैंने जैसे बताई वैसे लिखित में बहस भी पेश कर दी, बहस कर ली। इसके साथ आपको अकेले अकेले ही सारा काम नहीं करना है, अकेले वकील साहब किसको साथ ले, पार्टी को। आपको पूरी पत्रावली पार्टी को बिठाकर एक एक बात पढ़नी है, पढ़ना था आपको घर पे, उसको बताना मैंने ये ढूंढा, देख ये ढूंढा है, फिर उसके सामने आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, देख तेरा आरोप गलत बना दिया, पुलिस ने गलत दिया, लिख रहा हूं आरोप अपन कैंसिल कराएंगे, इसलिए मुकदमा लड़ रहे हैं। पूरे एप्लीकेशन उसके सामने टाइप करवानी, उसको पढ़ानी, ये हो गया तेरे पास डॉक्यूमेंट कोई ला, सारा काम उसके सामने करना है और उससे अपनी फीस लेनी। ये गलती मैं कर चुका हूं, मैं अकेला अकेला काम करता था, रात भर पढ़ता रहता, रात भर टोली, सुबह ले जाकर एप्लीकेशन दे दी, एप्लीकेशन स्वीकार हो गया, खारिज हो गई, पार्टी आराम से सॉरी, पार्टी को तो पता ही नहीं वकील साहब क्या कर रहे हैं, आप खपरे हैं उसमें। तो अपने को ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी, जो कर रहे हैं उससे ज्यादा पार्टी को दिखना चाहिए। अपने एक रुपए का काम करें, पार्टी को लगना चाहिए वकील साहब 10 रुपए काम करें, तो पार्टी आपको पैसा देगी। ऐसा नहीं कि आप खुद ही करते रहो, पार्टी तो घर पे आराम से, मैं नहीं आ रहा हूँ यार, मेरे आज मेहमान जाना, नहीं नहीं आना पड़ेगा, साहब नाराज हो रहे। फिर भी अगर कोई अभियुक्त बोलता है कि मैं बिल्कुल नहीं आ पाऊंगा आज, तो आपको उसको बार बार कि कोई बात नहीं आ रहा, तो तेरी साहब को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, साहब नहीं माने तेरी जमानत करा देंगे वापस। क्या बोलना, तू नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं यार, मैं साहब से मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा, मगर साहब मानते नहीं है, इसलिए तेरी जमानत वापस करा देंगे, ठीक है। जैसे जमानत का नाम लिया ना, उसके हवा उड़ जाएगा, वो सारा प्रोग्राम, नहीं नहीं मैं आ रहा हूँ, नहीं वकील साहब, नहीं 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 आप तो एप्लीकेशन लगानी है, एप्लीकेशन तो मैं लगाऊंगा, पर खारिज हो जाएगी, मैं तेरे को पहले कह रहा हूँ, नहीं आ रहा है तू, तो तेरी जमानत बाद में करानी पड़ेगी। उससे क्या होगा, पार्टी आएगी आएगी 2 घंटे 3 घंटे बैठेगी, बैठने के बाद आप एप्लीकेशन टाइप कराओगे, बात करोगे, कोर्ट में भी चल पे रहेगी, दूसरे क्लाइंट भी जानेंगे इसके पास मुकदमे हैं, नहीं तो अकेले बैठे बैठे काम करो, सारी डायरी में पैसा भरी, कोई नहीं आ रहा, पैसा ही नहीं मिला, वो पैसा भी देगा। इसलिए हमेशा ये गलती मैं कर चुका हूं, इसलिए आपको बोल रहा हूँ, पार्टी को घर पे सो जाए ऐसा कभी नहीं करना। पार्टी की तो पूरी खींचतान होनी चाहिए, बार बार उसको बुलाना, बार बार ये होना, कभी उसको हंसाना
कि तेरा मुकदमा पक्ष में जा रहा है, खुश करना, कभी उसको डरा नहीं तेरे विरोध में जा रहा है, साहब ये बोल रहे हैं, जज साहब भी ये बोल रहे हैं, ये हो रहा है, एपीपी साहब ये बोल रहे हैं, गवाह विरोध में बोल रहा है, उसके डर भी पैदा होना चाहिए। डर पैदा नहीं होगा तो पैसा आपको नहीं देगा, ये बात हमेशा ध्यान रखें। तो आपको पार्टी को बुला के आरोप की पूरा काम, आपको एक वकील होने के नाते बता रहा हूँ, उसके सामने एप्लीकेशन तैयार करके सारा काम आपको करना है। अब जैसे अब क्या है, अगले वीडियो में क्या बताऊंगा कि कोर्ट आरोप कैसे बनाती है, उस आरोप में कोर्ट ने कोई गलती कर दी है तो आप उसे कैसे सुधारने की एप्लीकेशन लगाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 अभियुक्त थे, उन चारों अभियुक्तों में से 2 अभियुक्त तो लगातार आ रहे हैं, 2-3 साल से, 2 आ ही नहीं रहे, जमानत जब्त है और आरोप कोर्ट नहीं सुना पा रही है, तो उस समय आपको क्या करना है। कोर्ट ऐसा क्यों करती है, क्या भी सुना चाहिए, कोर्ट देखती है कि मान लो 2 व्यक्तियों को आरोप सुना भी दिया, तो जब तक सबको आरोप नहीं सुनाएंगे तब तक एविडेंस में फाइल आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए आरोप सुनाने के बाद एविडेंस बढ़ती है, और एविडेंस में कैसे बढ़ेगी, जब जो नहीं आ रहे उनको जमानत जब्त करने के बाद मफरूर करेंगे तो आगे बढ़ेगी। ऐसा भी कोर्ट इसलिए नहीं करती है कि जब कभी भी आएंगे तो वापस ट्रायल करनी पड़ती है, इसलिए कोर्ट वहां से रोके रखती है, भी नहीं आ रहा तो उस समय आपको क्या करना है, ये भी अपन अगले वीडियो में समझेंगे। और आरोप के बाद जब फाइल गवाही में जाए तब आपको क्या करना है, और आरोप में आपसे यानी एक्यूज से, अभियुक्त से कोर्ट 2 प्रश्न पूछती है, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 का आपको क्या उत्तर देना है, नंबर 2 का आपको क्या उत्तर देना है। उस समय आप पार्टी आपका मुंह देखेगी, आपको बताना है कि पार्टी को ये पूछे तो ये बोलना है। 2 प्रश्न फिक्स है आरोप, और आरोप का परफॉर्मा में पीडीएफ बना के आपको पेश करूंगा। देखो, ये जो कानून के वीडियो है, नाच गान वाले वीडियो नहीं है, इनको ध्यान से देखना पड़ेगा, बुक पढ़नी पड़ेगी। आरोप आपको अच्छा वकील बनना है और फेमस वकील बनना है तो मेरे वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मोबाइल पे इतने आनंददायक वीडियो आते हैं, ये वीडियो बहुत बोर लगेगी आपको। तो इसमें क्या करना है आपको, आरोप को जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो आरोप को आप खुद पढ़ो कि कैसे आरोप होता है, जो धाराएं बताई उन धाराओं को आप पढ़ो, साथ में आप पढ़ते जाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार वकील साहब बता रहे हैं वो क्या है। यहाँ तक कि आपको ये भी लगेगा कि वकील साहब कहाँ गलत बोल रहे हैं, है ना। जब आप पढ़ोगे तो आप मेरी एक एक बात पकड़ोगे, बात पकड़ते हैं ना, कुछ मुझे खुशी भी होती है, बात पकड़ते हैं, कोई बात नहीं, मुझे अपनी गलती का पता चलता है तो मुझे खुशी भी होती है। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो आपको क्या करना है, ये नंबर पर 8619876831, इस पर आपको मुझसे कॉल कर सकते हो। ये 500 रुपये आप मुझे नहीं देने, कौन से भी गौशाला जो आपके पास में है वहां पर दान करा के मुझे फोन करें, नंबर पर व्हाट्सएप करें। गौशाला नहीं है तो आप 300 रुपये गूगल पेमेंट करके मुझसे बात कर सकते हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बस इतने से आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू।